हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 8 में हमने हेनरी के नियम को पढ़ा था। हेनरी का नियम आपको लोगों को याद तो आता ही होगा। हेनरी का नियम क्या था आपको याद होगा, पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए। इसको हम लोगों ने खत्म किया था पी ए बराबर के एच इंटू एक्स ए पर। यानी हमने बताया था द्रव्य विलयन में द्रव में गैस की विलेयता पर दाब का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और द्रव में गैस के विलयन में जो द्रव का आंशिक दाब होता है वो उसके मोल अंश का समानुपाती होता है। ये हेनरी ने बताया था। जब समानुपाती का चिन्ह हटा था तो वहां पे हेनरी स्थिरांक के एच आया था। और के एच का मान किस पर निर्भर करता है? विलायक की प्रकृति पर, ताप पर और गैस की प्रकृति पर। तो आज हम लोग हेनरी स्थिरांक यानी के एच की विशेषताएं जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है एक एक नंबर करके आप इसको देखिए। पहला नंबर देखिए, पहले के एच को हम कहते क्या हैं, तो के एच बराबर होता है हेनरी का स्थिरांक यानी हेनरी कांस्टेंट। के एच का पूरा नाम हेनरी का स्थिरांक, इसी को हम लोग हेनरी स्थिरांक शॉर्ट में करते हैं। चलिए, दो नंबर क्या है देखिएगा। के एच का मान प्रत्येक गैस के लिए निश्चित होता है। जो कि गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीन नंबर में देखिएगा, भिन्न भिन्न गैसों के लिए के एच का मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, चौथा नंबर देखिएगा, के एच का मान किस पर निर्भर करता है, तो के एच का मान, के एच मतलब हेनरी स्थिरांक का मान विलायक की प्रकृति विलायक की प्रकृति पर, उसके बाद गैस की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। फुल स्टॉप। कहने का मतलब ये है, अभी बहुत से इसमें उदाहरण है, आप गौर से देखते रहिए क्या क्या होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, फिर ये काम आने वाला है। के एच को हम हेनरी स्थिरांक कहते हैं। के एच का मान प्रत्येक गैस के लिए निश्चित होता है, एकदम फिक्स है, प्रत्येक गैस के लिए निश्चित है। और वो कितना होगा वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब ज्यादा होगा कि कम होगा। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग गैसों के लिए के एच का मान अलग अलग होगा। तो प्रत्येक गैस के लिए निश्चित है, लेकिन अलग अलग गैस के लिए क्या है, अलग है। बाई एग्जांपल अभी सिद्ध करने वाले, इसको ध्यान रखिएगा। के एच का मान विलायक की प्रकृति, गैस की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। इस बात के लिए, इस 3 और 4 को बताने के लिए हम एक चार्ट बना रहे हैं, उसको गौर से देखिएगा। ठीक है, इस चार्ट की मदद से आपका काम होगा। ध्यान दीजिए, यहां पर हम कुछ गैसों का उदाहरण ले रहे हैं। यहां पर कुछ गैसें हैं और इन गैसों का उदाहरण लेकर यहां पर हम ताप ले रहे हैं। टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है वो आपको बताएंगे। ठीक है, और ताप तो हम लोग केल्विन में लेंगे, टेम्परेचर केल्विन में होगा। और यहां पर के एच का वैल्यू ले लीजिए, ये जो होगा किलो बार में होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, कुछ गैसें हम लोग ले रहे हैं, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, N2N2 हो गया, और यहां पे ऑक्सीजन हो गया O2। और टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट लेकर हम लोग देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और आर्गन ले लीजिए, CO2 ले लीजिए, या फॉर्मल्डिहाइड HCHO ले लीजिए।
इसके अलावा और अगर, हाँ मीथेन भी पॉपुलर है, CH4 ले लीजिए। अब देखिए टेम्परेचर पे ये कैसे डिपेंड कर रहा है उसको देखिएगा। टेम्परेचर हम लोग मुख्यतः 298 केल्विन या 293 केल्विन लेते हैं, यानी 20 डिग्री या 25 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोग 293 केल्विन पर ले रहे हैं। 293 केल्विन का मतलब हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। ये भी 293 पे ले रहे हैं, ये भी हम लोग 293 पर ही ले रहे हैं। लेकिन N2 हो गया है तो ये यहाँ पर अब थोड़ा बदल दे रहे हैं, 303 कर दे रहे हैं, यहाँ पे 293 कर दे रहे हैं, यहाँ पे 303 कर दे रहे हैं। और आर्गन के लिए 298, अब इसके आगे 98 ही ले लेते हैं हम लोग। 298, 298 और 298। गौर कीजिएगा यहाँ पे इस चार्ट में, यहाँ चौथे के बाद ये जैसे में उदाहरण होगा। अगर आपको नोट करना होगा तो उदाहरण नोट कर लीजिएगा। जैसे में ये 3 और 4 दोनों के उदाहरण को समझा रहे हैं, ठीक है। अब KH मतलब हेनरी स्थिरांक, KH मतलब हेनरी स्थिरांक का मान हम लोग लिखने वाले हैं। तो हीलियम के लिए लगभग होता है 144.97 किलो बार, ये होता है 69.16 किलो बार, ये होता है 76.18 किलो बार, ये होता है 88.84 किलो बार, एंड ये होता है 34.86 किलो बार। ये हो जाता है आपका 34 हो गया, ये O2 303 पर है, तो ये होगा 46.82, ये हो जाएगा 40.3 किलो बार, ये होगा 1.67 किलो बार, ये हो जाएगा 1.83 गुणे 10 के पावर -5 किलो बार, ये जो हो जाएगा 0.413 किलो बार हो जाएगा। इससे आपको क्या पता चल रहा है वो देखिए। यहां पर हीलियम के लिए 293 केल्विन पर KH का मान अलग है, H2 के लिए 293 केल्विन पर अलग है। तो प्रत्येक गैस के लिए KH का मान निश्चित है, लेकिन प्रत्येक गैस के लिए KH का मान अलग अलग भी है, और ये ताप पर भी निर्भर करता है। जैसे N2 यहाँ ये 293 या 303, ये 293 केल्विन पर KH का मान कितना है, 76.18 केल्विन है, लेकिन N2 303 केल्विन पर इसके KH का मान 88.84 केल्विन है। यानी ताप बढ़ रहा है तो हेनरी स्थिरांक का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए N2 का 293 पे जितना था उससे ज्यादा 303 केल्विन पर है। तो ये बात क्या सूचित कर रहा है, तो ये बात इसको सूचित कर रहा है कि ताप बढ़ने पर हेनरी स्थिरांक का मान भी बढ़ेगा। जैसे ध्यान दीजिए O2 जो है, O2 का 293 केल्विन पर 34.86 किलो बार है, लेकिन इसी O2 का 303 केल्विन पर अधिक ताप पर 46.82 किलो बार है। 46.82 किलो बार, यानी KH का मान बढ़ गया। कब? जब ताप बढ़ा तब। मतलब ताप और KH के बीच में क्या रिलेशन है, तो KH का जो मान है वो ताप का समानुपाती होगा। यानी अगर ताप बढ़ेगा तो KH का मान भी बढ़ेगा। और ध्यान दीजिएगा पिछले लेक्चर में ही आपने पढ़ा है कि ताप बढ़ने पर द्रव में गैसों की विलेयता घटती है। तो ध्यान दीजिए ताप बढ़ने पर विलेयता घटती है, और ताप बढ़ने पर KH का मान क्या होता है, बढ़ता है। यहां पे साबित हो रहा है। यहां पे देखिए O2 293 पे कितना है और 303 पे कितना है, बढ़ रहा है। ताप बढ़ने पर KH का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि KH का मान अधिक होगा तो गैस की विलेयता कम होगी। यहां पर जिस गैस के लिए KH का मान कम है वो गैस उतना ही ज्यादा विलेय है, और जिसके लिए KH का मान अधिक है वो गैस उतना ही कम विलेय है। राइट। अब जो है तीसरे नंबर को तो हम समझा दिए हैं। यहाँ पे चौथे नंबर को समझाने के लिए फिर से एक चार्ट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक और चार्ट बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे बगल में ही यहाँ पे बना दे रहे हैं, आप इसको थोड़ा नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। हम लोग गैस डिफरेंट ले लेते हैं और देखते हैं कि विलायक बदलने पर कैसे कैसे बदलेगा। राइट। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं गैस, यहाँ पर एक पहले बॉक्स में ले रहे हैं गैस, बॉक्स में गैस ले लेते हैं, और दूसरे बॉक्स में हम ले लेते हैं विलायक, और तीसरे बॉक्स में हम ले लेते हैं KH का मान। और ये जो KH का मान होगा ये भी किलो बार में होगा। ध्यान दीजिएगा ये जो विलायक होगा ये 298 केल्विन पर होगा, और ये जो KH होगा इसका मान जो होगा वो भी किलो बार में ही होगा। ठीक है। अब गैसें कुछ हम इस प्रकार ले रहे हैं, H2 को ही ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं। ठीक है। तो H2 ले लिए, यहाँ पे H2 ले लिए, यहाँ पे CO2 ले लिए, यहाँ पे CO2 ले लिए। कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार ले रहे हैं क्योंकि हमको विलायक बदलना है। तो विलायक बदलना है तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू थोड़ा पीछे कर देते हैं, 1.83 गुणे 10 के पावर -5। आप चाहो तो नोट कर सकते हो इसको, क्योंकि ये बायोडाटा बहुत जल्दी मिलने वाला नहीं है, बहुत से लोग इससे सीख भी जाएंगे। CO2 जो है इसके बाद हम CH4 ले लेते हैं, ये CH4 ले लेते हैं, ये N2 ले लेते हैं। ठीक है।
अब विलायक बारी बारी से बदलते हैं, एक बार H2 को हम जल में डालते हैं और एक बार बेंजीन में डालते हैं, फिर यहाँ जल में डालते हैं, फिर बेंजीन में डालते हैं, फिर यहाँ जल में डालते हैं, फिर बेंजीन में डालते हैं, ठीक है, फिर यहाँ जल में डालते हैं और फिर किस में डाल देते हैं, बेंजीन में, मतलब C6H6 में। बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन है और कार्बनिक विलायक है। अब KH का मान हम लोग बारी बारी से लिखते हैं। H2 को हम लोगों ने H2O में डाल दिया, मतलब जल में घुला दिया। H2O में डाला तो कितना हो गया, इसका जो KH का मान है, तो KH का मान के लिए थोड़ा सा इस लाइन को हम बेंड इधर अंदर कर देते हैं कि हमारा KH का मान भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। ये हो जाएगा 71.18 किलो बार, ठीक है। अगर H2 को बेंजीन में डालोगे तो यही मान हो जाएगा 3.67 किलो बार। CO2 को H2O में डालोगे तो इसके KH का मान हो जाएगा आपका, CO2 को H2O में डालने पर यहां पर आपको पहले भी निकाला जा चुका है, यहां पर 1.67, लेकिन अगर CO2 को बेंजीन में डाल देते हो आप तो जो इसका वैल्यू होगा वो होगा 0.11। अब CH4 को यदि आप H2O में डालते हो, यानी मीथेन को आप H2O में डालते हो, 43.85 के लगभग होगा, और यदि बेंजीन में डालते हो तो यही 0.57 हो जाएगा। लेकिन यदि N2 को H2O में डालते हैं तो इसके लिए हो जाएगा 86.78, और यहां पर बेंजीन में डालने के लिए हो जाएगा 2.38 लगभग। गौर कीजिए, ये वैल्यू किस चीज को सूचित कर रहे हैं, तो H2 को जब जल में डाले तो 71.18 KH का मान है, लेकिन H2 को यदि बेंजीन में डाल दिया तो 3.67, ये मान कम है, ये मान अधिक है। तो KH का मान बढ़ेगा तो द्रव में गैस की विलेयता क्या होगी, घटेगी, लेकिन घटेगा तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। ये चीज बता रहा है कि H2 जो है जल में कम विलेय है, लेकिन बेंजीन में क्या है, अधिक विलेय है। यही बात यहां भी क्लियर हो रही है। N2 को जल में डाले हैं और N2 को बेंजीन में डाले हैं, तो यहां पर KH का मान ज्यादा या कम है, ये इस बात को शो कर रहा है कि जो N2 है वो बेंजीन में अधिक विलेय है, किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। इस बात को अपने ध्यान में रखना है आपको उस बायोडाटा की मदद से, ठीक है। अब इसमें जो ये चीजें थी आपके 3 नंबर और 4 नंबर की उदाहरण थी, ये जैसे में एक पार्ट यहां था और जैसे में एक पार्ट यहां था, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो और इसमें अलग कलर डाल देते हैं कि आपको क्लियर हो जाए। ये जो KH का मान है इसको थोड़ा और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं, मतलब नजदीक लेके आ जाते हैं। KH का मान किलो बार में है, इससे क्या होगा कि ये जो लाइन है इसको हम अलग कलर से कर देते हैं, इससे आपको पता चले कि यहाँ पर बाउंड्री है और यहां से आपका दूसरा सिस्टम चालू है, ठीक है। ये देखिए, ये अलग हो गया, तो ये उदाहरण अलग है और ये उदाहरण अलग है, क्लियर। चलिए अब हम लोग 5वें नंबर को उसी से निकालते हैं, वहीं उसी बिंदु से क्या था, तो आप लोगों को पता चल चुका है कि KH ताप पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और गैस की प्रकृति पर भी। कैसे कैसे, तो गैस बदल रही है तो KH का मान भी बदल रहा है, विलायक बदल रहा है तो भी बदल रहा है, ताप बदल रहा है तो भी बदल रहा है। तो चौथे पॉइंट तक क्लियर करने के बाद 5वें पॉइंट में देखिएगा, 5वां पॉइंट क्या है, वो KH जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के, मतलब KH बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा, यानी ताप और KH के बीच में समानुपाती का रिलेशन है। लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, विलेयता के, मतलब सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। तो KH और टेम्परेचर आपस में तो समानुपाती होंगे, लेकिन विलेयता के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब KH बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो KH भी बढ़ेगा, लेकिन विलेयता घटेगी। अगर T या KH बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी, और T और KH घटेगा तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात शो कर रहा है। 6 नंबर में देखिएगा, KH का मान जितना अधिक होगा गैस की विलेयता द्रव में उतनी ही अधिक होगी। यह आपको रिलेशन चार्ट से ही मिल रहा है। KH का मान जितना अधिक होगा गैस की विलेयता दर में उतनी ही कम होगी बाबू, अधिक नहीं, कम होगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। 7 नंबर में देखिएगा, KH का मान ताप बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ेगा। KH का मान ताप बढ़ने से बढ़ता है,
इतनी चीजें निकल गई। अब चलिए जरा हेनरी के नियम में 8 नंबर में आइए, केएच की इकाई क्या होगी। केएच की इकाई के लिए हम लोग चलते हैं। केएच की इकाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ध्यान दीजिए पीए बराबर क्या होता है, केएच इंटू एक्स ए, ये पहला फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चूंकि पी प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक्स ए होता है, ये समानुपाती है, तो इसको पी प्रोपोर्शनल एक्स ए भी लिख सकते हैं और एक्स ए प्रोपोर्शनल पी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंशिक दाब और मोल अंश एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो पहले एक्स ए प्रोपोर्शनल पी ए या पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए, तो पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए लिखे हो, तो यहां पर देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर हो जाएगा के एच इंटू एक्स ए। देखिए यहां कुछ मैजिक करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देयरफॉर के एच की इकाई बराबर क्या होगा, के एच की इकाई बराबर वो देख लीजिए, तो के एच यहीं पर रह जाएगा, पी ए बटे में क्या हो जाएगा एक्स ए, कंप्लीट। एक्स ए मतलब मोल अंश, मोल अंश की तो कोई इकाई नहीं होती है, तो इसकी कोई इकाई नहीं, लेकिन पी दाब है, यानी केवल दाब की इकाई हो जाएगा, दाब की इकाई, ठीक है ना। तो दाब की इकाई होगा तो केएच का मात्रक क्या हो जाएगा, तो केएच का मात्रक बराबर हो जाएगा जो भी आपका मात्रक होता है दाब का, जैसे एटीएम हो जाएगा या बार हो जाए, या लिख देते हैं या बार या पास्कल या किलो बार, बहुत से यूनिट हो जाएंगे। जो भी यूनिट आपके दाब का होगा वो हो सकता है, कब, जब ये रिलेशन बैठाओगे तब। क्लियर, उम्मीद है वो सब आप लोग नोट कर लिए होंगे। उससे जो कंक्लूजन निकला यहाँ पे बता दिया आपको 5, 6, 7 में। ध्यान दीजिए इस चार्ट के आधार पर आप 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर तक समझ सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए 3 नंबर 4 नंबर पर बताया गया था आपको कि जो गैस है, गैस की प्रकृति पर केएच का मान निर्भर करता है। देख सकते हैं हीलियम अक्रिय गैस है, बहुत ज्यादा मान है केएच का, केएच का मान ज्यादा है मतलब इसकी विलेयता कम होगी। लेकिन वही CO2 है तो CO2 का मान कम है, ये ध्रुवीय है मतलब इसकी विलेयता अधिक होगी। जल में, ये जल के लिए है, ये केवल H2O में है, ये जो ग्राफ है ये H2O में है। अब देखिए ताप का खेल, तो जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है, O2 है 293 पे, यहाँ 303 पे, जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है केएच का मान भी बढ़ रहा है, राइट। तो ताप पर भी केएच का मान निर्भर करता है, प्लस विलाय पर भी हो रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे CO2 जो है उसको हम जल में घुलाए हैं तो 1.67 है, लेकिन यहाँ CO2 को बेंजीन में घुलाए हैं तो वो कितना हो गया 0.1। तो विलायक बदलने पर भी केएच का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ये ताप पर भी निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ये तीनों चीजों को इस चार्ट से समझा है। प्लस आपने देखा कि जो ताप बढ़ रहा है तो केएच का मान बढ़ रहा है, ये भी क्लियर हो गया। प्लस आपने देखा कि केएच का मान जितना अधिक हो रहा है विलेयता उतनी क्या होगी, कम होगी। प्लस आपने देखा इसमें केएच का मान बढ़ रहा है तो ताप भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये चार्ट उसके लिए था। अब 9 नंबर में आप लोग को लेके चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये जो पहला है ये सब जल में विलेयता है। अगर आप चाहो तो ये H2O में है, ठीक है ना। ये जो चार्ट यहां से यहां तक बना हुआ है ये H2O में है और यहां तो अलग अलग विलायक दर्शा ही दिए हैं। अब इसको रफ कर दे रहे हैं तब आगे बढ़ते हैं। अब 9 नंबर देख लीजिए, आपका 9 नंबर क्या है, इसी में देखिएगा जब इसी को इन्वर्स कर रहे हैं, जब पीए नहीं अब एक्स से शुरू में आ गया, जब एक्स ए प्रोपोर्शनल आप पीए ले लोगे, ले सकते हो ना, क्योंकि जो आंशिक दाब है वो मोल अंश का समानुपाती है और मोल अंश आंशिक दाब का समानुपाती है। तो जब इस टर्म को आप यहां पे करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो देयरफॉर आपको मिल जाएगा एक्स ए बराबर वही केएच इंटू पीए। हेनरी स्थिरांक यहां भी मिलेगा क्योंकि हेनरी का ही नियम था, आंशिक दाब मोल अंश का और मोल अंश आंशिक दाब का समानुपाती होगा। तो ये इस स्थिति में आइएगा तो KH का मात्रक क्या हो जाएगा, तो KH का इकाई बराबर, ध्यान दीजिए यहां पर XA बटा में PA हो जाएगा। मतलब ध्यान दीजिए X का तो कोई इकाई नहीं है, PA का दाब का इकाई होता है, यहां दाब की इकाई होगी तो दाब इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो दाब इनवर्स। तो देयरफॉर KH का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, KH का मात्रक में आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए यहां एटीएम बार लिखे हैं ना, तो एटीएम इनवर्स हो जाएगा या बार इनवर्स हो जाएगा या पास्कल इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह चलेगा इसमें बाबू। तो ये ध्यान रखना किस फॉर्म में रखे हो, आंशिक दाब समानुपाती मोल अंश की मोल अंश समानुपाती आंशिक दाब, तब क्लियर होगा। ठीक है, अगला चीज आप ध्यान रखिएगा कि 10 नंबर में आपको ग्राफ खींचना है। तो यदि आप पीए और एक्सए के बीच में ग्राफ खींचोगे
तो आपको सरल रेखा मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। जब एक साथ बढ़ेंगे, एक कदम बढ़ा रहा है तो दूसरा भी बढ़ा है, फिर एक बढ़ा है तो दूसरा भी बढ़ा है, साथ ही साथ वो बढ़ा रहा है कदम, दोनों में वृद्धि एक साथ होगी और कमी भी क्या होगी, एक साथ होगी। तो यदि आप पीए और एक्सए के बीच में ग्राफ खींचोगे, आरेख खींचोगे, तो एक सरल रेखा मिलेगा जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। ध्यान दीजिएगा, इसी में पीए तथा एक्सए के बीच ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो अगर इधर का आपने नोट कर लिया है तो यहां पर हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। मान लीजिए यहां पर हमने ग्राफ बनाया इस तरह, यह भी ध्यान रखना है, यहां पर आपको दाब लेना है, वाष्प दाब। तो वाष्प दाब आप किस में ले सकते हो, तो ध्यान रखिएगा, इसका एक और इकाई होता है टॉर, अक्सर टॉर में ही मिलता है, टॉर भी बोलते हैं, यहां पे टॉर इनवर्स भी आप डाल सकते हो, यहां पे टॉर इनवर्स या टॉर इनवर्स। तो यहां पर आप टॉर में दाब को रखोगे और यहां पर मोल अंश होगा। आपको पता है मोल अंश क्या होता है, विलय और विलय का मोल अंश का योगफल 1 होता है। तो ये मूल बिंदु है 0। अब देखिए, यदि मोल अंश बढ़ेगा तो आंशिक दाब भी बढ़ेगा, इस तरह सरल रेखा मिलेगी। ठीक है, या आप इस तरह ले जा सकते हो। ये पॉइंट है आपको मिलाना नहीं है, मिलाकर बता रहे हैं। मान लीजिए यहां पर मोल अंश ये हुआ तो आंशिक दाब यहां हो गया, फिर यहां का मोल अंश तो आंशिक दाब यहां हो जाएगा। देखिए मोल अंश बढ़ रहा है तो आंशिक दाब भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख रहे हैं, ये डॉट आपको नहीं देना है, हम आपको समझाए कि दोनों कैसे बढ़ रहे हैं। यहां पर आप कोई भी यूनिट लेकर अपना दाब का इकाई रखिए, वैल्यू रखिए 2 4 5 7 10, यहां 0.1 से 0.10 तक जाइए, 0.01 से लेकर 0 से चालू करके 1 तक खत्म करना है, क्योंकि विलय और विलय का मोल अंश का योगफल 1 होता है। राइट, इसमें रेखा का जो स्लोप है वही क्या है, हेनरी स्थिरांक kh है। इसमें रेखा का जो स्लोप है, ये जो रेखा जा रही है सरल रेखा, तो इसमें आपको इस थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहीं पर लिख देते हैं हम, यहाँ पे छोटा करके। इसमें जो ये स्लोप गया है, रेखा का ढलान मतलब स्लोप बराबर है kh मतलब हेनरी स्थिरांक। इस ग्राफ में जो लाइन गई है रेखा, उसका जो स्लोप है, ढलान है, उसी को हम बोलते हैं kh। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, सारी बातें इसमें क्लियर है। गौर से जरा रिवर्स कर करके देखते रहना। अब हम लोग हेनरी नियम की सीमा के बारे में चर्चा करते हैं कि हेनरी नियम की सीमा क्या है, यानी लिमिटेशन क्या है। तो आपको ये बोल देते हैं या लिख भी देते हैं हेनरी नियम की सीमाएं क्या है। ये 10 पॉइंट kh से रिलेटेड थे, वो आपको नोट करा दिए। अब जो है हेनरी नियम की सीमा देख लीजिए आप लोग। हेनरी नियम की सीमा क्या है, गौर से देखिएगा। हेनरी नियम की सीमाएं, तब इसका अनुप्रयोग आएगा, यानी लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, यह आपको दिमाग में रखना है कि हेनरी का जो नियम होता है वो मुख्यतः आदर्श गैसों के लिए होता है। पहला लिमिटेशन, तो पहला लिमिटेशन हो गया कि यह नियम मुख्यतः आदर्श गैसों के लिए मान्य है। चलिए अगले लिमिटेशन की बात करते हैं। अगला लिमिटेशन क्या है वो देखिए। अब कहिएगा सर वास्तविक गैस में ये नहीं लगेगा, ये बताइए आदर्श गैस की कल्पना कब होती है, वो कौन सी स्थिति है जब गैसें आदर्श होती हैं। फर्स्ट ईयर के 5वें लेसन में आप लोग पढ़े हो, वो कौन सी स्थिति है, तो निम्न दाब और उच्च दाब। तो वास्तविक गैस पर भी ये लागू होगा, लेकिन कब, जब आदर्श गैस का कंडीशन लगाओगे तब, यानी निम्न दाब और उच्च ताप। तो वास्तविक गैस के लिए तभी मान्य होगा जब निम्न दाब और उच्च ताप होगा। ठीक है ना, तो इस चीज को आप लिख सकते हो। वास्तविक गैसों के लिए यह निम्न ताप तथा उच्च दाब पर मान्य है। ठीक है, चलिए
अगला आप तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर ये भी आपका ध्यान रखना है, जो गैस द्रव में डाल रहे हो वो द्रव में क्रिया नहीं करनी चाहिए। पहले आपको बोले थे समांगी मिश्रण, पहले लेक्चर में ही देखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। वो पदार्थ आपस में घुलते मिलते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, राइट। क्रिया करने से विलयन नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये हेनरी का नियम है, विलयन पर लगेगा, और जब एक पदार्थ दूसरे से क्रिया ही कर लेगा, घुलेगा मिलेगा नहीं, तो क्रिया करेगा तो वो दूसरा प्रोडक्ट बना देगा, तो ऐसी स्थिति में नहीं लगेगा, राइट। तो द्रव विलायक से जो अभिक्रिया करने वाली गैसें होंगी उनके लिए यह मान्य नहीं है। द्रव विलायक से क्रिया करने वाली गैसों के लिए यह मान्य नहीं है। अब कैसे क्रिया करती है तो ध्यान दीजिए, जैसे NH3 है, NH3 को आप जल में डाल दिए और ये जल में जाके घुला नहीं, घुलने के बजाय क्या बना दिया, NH4OH बना दिया और फिर टूट गया धन एनिडाइन में। या HCl है, HCl को आप जल में डाल दिए और ये जल में घुला नहीं, जाकर बना दिया हाइड्रोनियम क्लोराइड HOCl। NH4OH टूटेगा तो NH4 प्लस OH माइनस बनाएगा, H3O, Cl टूटेगा तो H3O प्लस Cl माइनस बनाएगा। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोनियम क्लोराइड। तो ऐसी स्थिति में जब क्रिया कर रही है तो ऐसी स्थिति में हेनरी का नियम लगने वाला नहीं है। चौथा जो कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। चौथा कंडीशन ये होगा कि विलायक में, मतलब द्रव के अंदर, ठीक है ना, द्रव में गैस का संयोजन या वियोजन नहीं होना चाहिए। मतलब यदि आप द्रव में गैस को डाल रहे हो तो द्रव के अंदर गैस को जाकर संगुणित नहीं होना है, मतलब 2 3 4 5 मिलकर समूह बना लेंगे संयोजन, या एक टूटकर 2 4 5 6 भागों में टूट जाएगी वियोजन। ऐसी स्थिति संयोजन या वियोजन की नहीं होनी चाहिए। तो इतनी इसकी सीमाएं थी। अब इसके अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस और कुछ 1-2 न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग। इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इंतजार कीजिए और सारे लेक्चर वीडियो का आप लोग रेगुलर देखते रहिए, क्योंकि इस बार संडे को फिर से लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 6 तक का टेस्ट होने वाला है। रेडी रहिए, टेस्ट के लिए तैयार रहिए, ऑनलाइन टेस्ट के लिए।